ऑप्शन ए जो है उसमें हमारे पास जो आ रही है 12 वोल्ट की रेजिस्टेंस आ रही है सी में पावर में, तो ये हम जो है ना ऑप्शन इसका ठीक होगा। तो कुछ फिजिक्स के क्वेश्चंस करते हुए आपको कुछ थोड़ा सा ट्रिक्स भी सोचनी होती हैं, शॉर्टकट्स भी सोचने होते हैं, बजाय इसके कि हम सारी वो रेजिस्टेंसेस को कैलकुलेट करें। मैंने एक मेथड ऐसा सोचा कि जिसके ज़रिए से मैं सबसे एक रेजिस्टेंस की कैलकुलेट करूं और बाकियों की भी जो है वो मुझे पता चल जाए। अब अगर ये किसी को समझ नहीं आया, दोबारा समझना चाहते हैं तो बता दें, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलें जी आगे चलते हैं फिर। अच्छा, आगे है क्वेश्चन नंबर 23। 12 किलोवाट इलेक्ट्रिक हीटर इज यूज्ड 2.5 hours per day. If electricity cost 5 rupees per kilowatt hour, then the monthly cost would be। अच्छा, चलें 2 किलोवाट उसकी पावर है, ठीक है, और रेट भी उसका गिवन है, और टाइम भी उसका गिवन है कि कितना वो जो है ना वो यूज़ होता है। ठीक है, आप सिर्फ इसको ये करेंगे कि पावर गिवन है, पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसकी एनर्जी आ जाएगी कितनी डेली एनर्जी, और उसको फिर आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिंपली इसका आंसर आ जाएगा। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10, 10 मल्टीप्लाई बाई 2.5, क्या आंसर आ जाएगा इसका? 10 मल्टीप्लाई बाई 2 20 और 2500 नहीं है इसमें ऑप्शन। 2 किलो वाट है ना, तो 2 का किलो कर देंगे। ओके ठीक है, तो आप इन तीनों को बस मल्टीप्लाई कर लेंगे सिंपली। 2 मल्टीप्लाई बाई, हाँ इसको 2.5 और में ही है, ठीक है। क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2.5? 5 5 5 टाइम्स 25 मंथली कॉस्ट है ना, सॉरी। तो ये तो हम पर डे के हिसाब से कर रहे हैं, तो एक दिन में कितने, एक महीने में कितने दिन होते हैं, हम उसको 30 से भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो 25 मल्टीप्लाई बाय 30 क्या हो जाएगा? 750। 750 ये इसका आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 24। इफ C1, इसका जो आंसर है वो हमारे पास पहले का जो है वो 750 ए आंसर था। अच्छा 24, C1 इज लेस देन C2 इज लेस देन C3 इज लेस देन 4, 4 कैपेसिटर्स हैं, द इक्विवेलेंट कैपेसिटर ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। और ये सीरीज में लगे हुए हैं। सीरीज का आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि सीरीज का जो कैपेसिटेंस का फार्मूला है वो क्या होता है? 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4, ठीक है। ये इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है। इज बिटवीन C2 एंड C3 मोर देन C4, बिटवीन C3 एंड C4 लेस देन C1। अगर हम इसको इस तरह से देख लेते हैं कि अगर ये दोनों सेम हैं, कैसे कर सकते हैं इसको? हाँ लेस देन C1 आ जाएगी, ठीक है, ये लेस देन C1 आ जाएगी, पैरेलल में है ना, हाँ तो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अगर आप कहें कि सारे सेम हैं तो 1/C इज इक्वल टू 4/C1 आ जाएगा। तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी? C1/4, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ये है कि C1 से 4 टाइम्स कम हो जाएगी। अगर ये सेम नहीं भी है तो ज़्यादा भी है तो ये सम आपके C1 से कम ही आएगी। तो इसका भी ऑप्शन हमारे पास सी है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 25, क्या टू वायर ऑफ द सेम लेंथ एंड मटेरियल हैव डायमीटर ऑफ वायर ए ट्वाइस दैट ऑफ वायर बी इफ रेजिस्टेंस ऑफ वायर आर। अच्छा तो इसमें आप फार्मूला इसका जो यूज़ करते हैं वो क्या कहते हैं? आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, ठीक है। अब टू वायर्स लेंथ उसकी सेम है, यानी कि लेंथ का इफेक्ट हम नहीं देख रहे। डायमीटर ऑफ वायर ए इज ट्वाइस दैट ऑफ वायर बी, तो एरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो आर की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? पाई इंटू D/2 का स्क्वायर, पाई इंटू D/2 का स्क्वायर। ये फार्मूला है। अब दोनों के रेजिस्टेंस का अगर आप रेशो लें तो R1 डिवाइड बाई R2 अगर आप करना चाहें तो ये क्या होगा? पाई रो चूंकि सेम है, एल भी सेम है, R1/R2, ये कौन इसको रिमूव कर रहा है?
ये लेंथ और ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास जो नेट इफेक्ट आंसर आएगा ना वो A2 डिवाइड बाई A1 आएगा। और A2 डिवाइड बाई A1 भी करें तो क्या हो गया, लगता है जो जदून साहब थे उनका कोई इशू हो गया। वेट कर लेते हैं उनके वापस आने का। अगर आप में से कोई जो बाकी मौजूद है उनमें से कोई स्क्रीन पे शेयर कर दे काइंडली। अच्छा चलो हम क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं पहले। तो हमारे पास जो उसकी थी डाटा जो था हमारे पास ये था कि हमने दोनों रेजिस्टेंस की रेशन निकालनी थी। दोनों रेजिस्टेंसेस की हमने रेशो निकालनी थी। और दोनों रेजिस्टेंस की हमने रेशो निकालनी थी तो R1 डिवाइड बाई R2 आ रहा था हमारे पास A2 डिवाइड बाई A1। ठीक है, तो A2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही थी, पाई इंटू D2 का स्केयर D स्केयर बाई 4 यानी क्या आ रहा था। और इसी तरह जो दूसरा आ रहा था हमारे पास वो क्या आ रहा था D2/4 पाई इंटू D1 का स्केयर डिवाइड बाई 4। तो ये कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो आंसर बच रहा है वो R1 डिवाइड बाई R2 बच रहा है D2 स्केयर डिवाइडेड बाई D1 का स्केयर। ठीक है, तो अब आपके पास डाटा मौजूद है क्वेश्चन के अंदर, आप उसके अंदर देख के फ़ौरन से फाइंड कर सकते हैं कि इसकी क्या वैल्यूज आ रही है। शेयर आप काइंडली मौजूद है मीटिंग में, और आप अगर तो स्क्रीन के ऊपर अपना वो वाला पेपर शेयर कर दें क्योंकि मेरे पास अभी पेपर मौजूद नहीं है कि मैं स्क्रीन पर शेयर कर सकूँ। ठीक है, तो हमारे पास जो फार्मूला आ रहा था D2 स्केयर और D1 स्केयर, ये फार्मूला है। अभी हम स्क्रीन पे पेपर शेयर होगा तो देख के वहाँ से उसका कंफर्म करेंगे। जी शेयर भाई, शेयर कर दीजिए काइंडली। वो पिक्चर ही बेशक जो ग्रुप में शेयर हुई थी वही अपनी स्क्रीन पे शेयर कर लें। शेयर काइंडली वो स्क्रीन पे शेयर कर लें जो पेपर हम सॉल्व कर रहे थे, अभी ग्रुप में शेयर हुआ हुआ था, बस उसकी वो जो सेकंड वाली पिक्चर थी वो करना शेयर सामने स्क्रीन पे। चलें, ये बिलावल साहब आ गए। बिलावल भाई ज़रा शेयर कर लीजिए। जी जी, वो लाइट चली गई थी, सॉरी। हाँ ठीक है, वो सामने दोबारा ले आए स्क्रीन पे पिक्चर। ठीक है ठीक है। जी जूम थोड़ा सा कर लें इसको। अच्छा कौन सा क्वेश्चन था ये हमारे पास, क्वेश्चन नंबर, हाँ ये क्वेश्चन हमारे पास सामने जो इसका फार्मूला निकाला हम वो भी लिख लेते हैं सामने।
जी वो फार्मूला था R1 डिवाइड बाय R2 इज इक्वल टू D2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय D1 स्क्वायर। ठीक है, तो किसकी चेंज आ रही है जी? वायर ए इज ट्वाइस दैट ऑफ वायर बी, तो ये इसका 1/4 आ जाएगा आंसर, R1/4। तो ऑप्शन ए इसका ठीक आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। 26 पे चलते हैं। सर्किट है दैट कंटेन्स 0.5 माइक्रो फैरेड कैपेसिटर एंड 20 मिली माइक्रो ओम इंडक्टर एंड एन 88 ओम रजिस्टर हैव अ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला मुझे नहीं याद, अगर आप में से किसी को याद है तो वो बता दें ताकि मैं यहाँ पे इसको लिख के उससे सॉल्व कर सकूँ। नहीं तो क्या फार्मूला था अगर किसी को याद है तो? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 26 में जो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है वो है 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ LC। 1/2 पाई के रूट ऑफ LC। हाँ, रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं? स्क्वायर रूट ऑफ LC रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ओके हाँ, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में रेजोनेंस का रोल है, इसका रजिस्टर का रोल नहीं होता। ठीक है, अब इसमें LC पुट करने को रेजोनेंस की क्या, इसकी L की क्या वैल्यू है 20 और 2.5, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/2 पाई से डिवाइड करके जो भी इसमें से आंसर आएगा वो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। नंबर 27 है चेंज इन टेम्परेचर ऑफ 45 डिग्री कॉरस्पॉन्ड टू चेंज इन डिग्रीज इन फ़ारेनहाइट ऑफ। जी क्या फार्मूला था इसका भी? ये 9th के बुक का क्वेश्चन आ गया कि फ़ारेनहाइट का जो फार्मूला था सेल्सियस के साथ वो था 9/5C + 32 था आई थिंक, ये था या फार्मूला कुछ डिफरेंट था, ये आप चेक कर सकते हैं 9th की बुक में जाकर, या सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्जन का, या अब यहाँ पे सी आता है या यहाँ पे एफ आता है, मुझे इसका एग्जैक्ट याद नहीं है। ठीक है, लेकिन बाकी चीज़ें यही ठीक है, हैं। करेक्ट है ये। हाँ ठीक है, तो अब इसमें से हमने क्या फाइंड करना है? 45 डिग्री सी मौजूद है तो इसकी सी की जगह 45 पुट कर देंगे तो 5 9 टाइम्स 45 एंड 81 + 32, तो ये 81 प्लस 113 ऑप्शन इसका जो डी है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? अ विजुअल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कनकेव लेंस। 28 ये भी 10th का जो है ना वो आंसर है, 10th की बुक का क्वेश्चन है, कनकेव लेंस। कनकेव लेंस प्लेन मिरर भी अच्छा, हमेशा जो है वर्चुअल इमेज बनाता है, तो 1 और 3 ए। और कन्वेक्स लेंस जो है वो वर्चुअल भी बना सकता है और रियल भी बना सकता है, वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट रखा कहाँ पर है, तो इसका तीनों होंगे। फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है। ठीक है बिल्कुल, कैन बी प्रोड्यूस बाय, ठीक है, फिर इसका 1 2 और 3 ऑप्शन डी इसका। अच्छा, इसमें क्या आपको कंफर्म है कि कनकेव लेंस वर्चुअल इमेज बना सकता है? क्योंकि जहाँ तक मैंने सर्च किया था तो मुझे मिला था प्लेन और कन्वेक्स लेंस का। नहीं, कनकेव तो बनाता ही वर्चुअल। हमेशा ही वर्चुअल बनाता है। ठीक है, इसका मिरर से अपोजिट है ना, मिरर में कनकेव मिरर जो होता है वो रियल इमेज बनाता है और कन्वेक्स मिरर जो होता है वो इमेजिनरी बनाता है। उसको अपोजिट कर लें डेफिनेटली तो लेंस उसका अपोजिट होता है, तो ये बात तो कंफर्म है कि कनकेव लेंस वर्चुअल इमेज बनाता है। तो कन्वेक्स भी ठीक है, अंडर, फिर ऑप्शन डी है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका। और नंबर 29, सपोज दैट 40 kg runner is an imaginary world in which Planck's constant is 100 joule seconds must be located at the finish line to an accuracy of 0.33 meters. What would be the minimum uncertainty in his speed? Uncertainty क्या होती है? h/2 पाई था ना, डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज इक्वल टू h/2 पाई, तो हमने उसकी स्पीड में अनसर्टेनिटी निकालनी है। डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ h/2 पाई, ये फार्मूला है। अगर आप p की वैल्यू में जब करें तो m, हाँ तो फिर डेल्टा वी आ जाएगा आपके पास h/2 पाई डेल्टा एक्स इंटू एम। ठीक है, इसमें आप h की वैल्यू 100 पुट कर दें डिवाइड बाई 2 पाई और डेल्टा एक्स की वैल्यू 0.33 मीटर हो जाएगी, और मैथ उसका कितना है? मैथ 40 के जी। ये चीज़ें पुट करें तो उनमें से जो आंसर आता है वो आप इसका आंसर यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है, इसमें इशू तो नहीं कोई किसी को? Okay, question number 30 क्या, what is better shield against neutrons than lead because water is the better shield than lead because again अपने WhatsApp पर इस मैसेज में ओपन कर लें, लास्ट क्वेश्चन ये मैसेज है। क्वेश्चन था water is a better shield against neutrons than lead because lead is good reflector for neutrons, absorption of neutrons in water molecule is large, scattering of neutrons water in इसका क्या ऑप्शंस हो सकता है अगर बाकी इसमें अपनी राय दे दें तो? अब्जॉर्प्शन इसकी ज़्यादा तो नहीं हो सकती इससे। स्कैटरिंग ऑफ न्यूट्रॉन्स विद वाटर मॉलिक्यूल इज लार्ज। आई थिंक ऑप्शन डी क्वेश्चंस नजर नहीं आ रहे। नज़र नहीं आ रहे। आप अपना जो वो चैट है ना वो वाली लास्ट क्वेश्चन था, वैसे भी मैं आपको असल में एक्चुअली शो नहीं कर सकता ये स्क्रीन पे, तो जो अपना व्हाट्सएप में जो पिक्चर शेयर हुई थी उसी को अपने सामने ओपन कर लें। वैसे भी लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन हमारे पास ये है, वाटर इज़ बेटर शील्ड अगेंस्ट न्यूट्रॉन्स देन लेड के, लेड से ज़्यादा अच्छी तरह से जो है ना वो शील्ड कर सकता है वाटर। ऑप्शन है इसके, लेड इज़ अ ग्रेटर गुड रिफ्लेक्टर ऑफ न्यूट्रॉन्स के, लेड न्यूट्रॉन्स को रिफ्लेक्ट कर देता है। बी ऑप्शन है, अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स इन वाटर मॉलिक्यूल इज लार्ज के जो है वो न्यूट्रॉन्स को वाटर ज़्यादा अच्छी तरह ऑब्जॉर्व करता है। और तीसरा, स्कैटरिंग ऑफ न्यूट्रॉन्स विद वाटर मॉलिक्यूल इज लार्ज। चौथा है, द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। मुझे तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट वाला ऑप्शन ठीक लग रहा है। आप में से कोई अगर इसमें बेहतर जवाब दे? अच्छा, इसका मैंने सर्च किया था तो मुझे मिला था ऑप्शन बी, क्योंकि वाटर जो है वो मोर डेंस है लेड से, और दूसरा इसमें ये था कि वाटर में प्रोटॉन्स होते हैं, अच्छा, हाइड्रोजन एटम होते हैं, तो उसमें ये था कि एब्जॉर्प्शन जो है वो ज्यादा होती है। ओके ठीक है, फिर इसका ऑप्शन बी है। सी भी किसी ने कहा है लेकिन मेरा ख्याल है कि सी नहीं हो सकता, क्योंकि स्कैटरिंग से तो हमें जो है ना वो गर्ज नहीं है, हम तो उसको ऑब्जॉर्व करना चाह रहे हैं ना, तो स्कैटरिंग वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। इसका ऑप्शन बी है शायद, ऑप्शन बी है। हाँ जी, बी, अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स इन वाटर मॉलिक्यूल इज लार्ज। ठीक है। दूसरा, अगर वो जो पहली वाली मीटिंग थी उसमें एक चीज़ डिस्कस हुई थी, अगर मैं आपको वो, अगर उस वाले लोग हैं अभी यहाँ पे? हमने लेट ज्वाइन किया है, जो फर्स्ट पेज था उसके क्वेश्चंस स्किप हो गए हैं सारे। फिर आप अगर शेयर कर लें उसको, फर्स्ट क्वेश्चन को, तो फर्स्ट पेज को तो मैं रिपीट कर सकता हूँ। स्क्रीन शेयर अभी मैंने अलाउ किया हुआ है, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं है कि मैं इसको शेयर, वो मेरे उसमें है नहीं, लैपटॉप में पिक्चर्स है नहीं वो वाली। अभी मैं शेयर नहीं कर सकती, 1 मिनट अगर कोई और कर सकता है तो। अच्छा, मीनवाइल हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो पहली क्लास हुई थी उसमें हमने एक जो रिजॉल्विंग पावर वाला क्वेश्चन था, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ अगर आप में से कोई इसमें था उस वाली मीटिंग में तो। ठीक है, कौन सी वाला करना है आपने? रिजॉल्विंग पावर वाला क्वेश्चन आया था। ठीक है, वो पहली क्लास में। हाँ, जिससे हमारा वो थोड़ा सा था, कंफ्यूजन आ गई थी कि कौन सा जी। इसमें से ठीक होगा। अब्दुलरहमान भाई, आप अगर इसको जूम कर लें थोड़ा सा, इसमें क्योंकि पेपर ओपन कर लेना। ओके।
ओके दैट्स फाइन। जूम कर लें थोड़ा सा बस। सही है उसमें करा रहा हूँ। जूम में साइड्स इसके बाहर जा रही हैं। जी अब ठीक है। अच्छा इसमें देखें जो पहला वाला था, पहला क्वेश्चन है ये तो हो चुका हुआ था। दूसरा क्वेश्चन इसका जो सिंपल फार्मूला है वो आपको याद रहना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी का जो फार्मूला है वो होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 पार्टिकल्स हैं ना किसी भी बॉक्स में, तो उस बॉक्स की सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी हमने बतानी होती है। उसके लिए फॉर एग्जांपल पहले पार्टिकल की अलग वेलोसिटी है, दूसरे पार्टिकल की अलग वेलोसिटी है और तीसरे पार्टिकल की अलग वेलोसिटी है। इसके लिए फिर आप क्या कर सकते हैं कि पहले पार्टिकल के मास को पहले पार्टिकल की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करें प्लस दूसरे पार्टिकल के मास को दूसरे पार्टिकल यानी m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। तो जो ऑप्शन डी है वो इसको सही तरह से प्रेजेंट कर रहा है, समेशन अपॉन आई एम आई डी आर बाई डी टी, जो कि इसकी वेलोसिटी बन जाएगी पहले पार्टिकल की m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द मैसेज हो जाएगा। ठीक है। और मुझे स्क्रीन पे इसका वो एनोटेट का ऑप्शन नहीं मिल रहा, इसकी क्या रीज़न है? चलें मैं लिखने में सकूँगा इसकी वैसे स्क्रीन पे। इसी के आगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द लेंथ ऑफ सिंपल पोलिनोमियल। अच्छा लेंथ का फार्मूला आपको याद रहना, टाइम पीरियड का फार्मूला याद रहना चाहिए। टाइम पीरियड का फार्मूला क्या है, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। तो एक चीज़ तो यहाँ पे आपको क्लियर नज़र आ रही है कि मैथ्स का कोई भी रोल नहीं है इसके फार्मूले में। कुछ अगर आपसे कोई क्वेश्चन किसी भी तरह पूछ लेता है कि मैथ्स पे क्या डिपेंड करे, किस तरह डिपेंड करेगा टाइम पीरियड, तो मैथ्स पे कोई डिपेंडेंस नहीं होती उसकी। मैथ्स की डिपेंडेंस निकाल देंगे, लेकिन लेंथ है टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, तो अंडर रूट एल ओवर जी लेंथ हाफ कर दी एल ओवर 2, तो अंडर रूट के नीचे 2 आ रहा है तो डिक्रीज हो जाएगी अंडर रूट 2 टाइम्स। इसका ऑप्शन डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, two sounds have the same wavelength in air and the same temperature, what other property must have same? इसका मुझे नहीं पता, अगर आप में से किसी को पता है तो बता दें। अच्छा इसमें मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। इसका जो कंफर्म आंसर है वो तो ये है कि देखें जब वेवलेंथ उसकी सेम है तो फ्रीक्वेंसी उसकी सेम होगी, ठीक है। लेकिन मैंने एक जगह पे किसी का आंसर चेक किया था कि उसने लिखा था एम्पलीट्यूड भी इसका सेम होगा, तो वो मुझे समझ नहीं आया कि इनका एम्पलीट्यूड कैसे सेम हो सकता है। इंटेंसिटी पे क्या असल में ये मुझे जो चीज़ लग रही है ना कि एयर वाला जो फार्मूला था ना उसका था वेलोसिटी का, वेलोसिटी के साथ जो था वो रिलेशन था कि वेलोसिटी कैसे चेंज होती है टेम्परेचर से या इन चीज़ों से। तो वेलोसिटी सेम है, अगर टेम्परेचर सेम है और वेवलेंथ भी सेम है और फ्रीक्वेंसी तो वैसे ही सेम रहती है, तो एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी दोनों सेम रहने चाहिए मेरे ख्याल में। तो एम्पलीट्यूड तो डिफरेंट हो सकता है। अगर आप इंटेंसिटी की बात करते हैं तो वो तो टेम्परेचर सेम है, तो इंटेंसिटी सेम हो सकती है, बट एम्पलीट्यूड कैसे सेम हो सकता है? अगर उसमें रेजिस्टेंस नहीं है एयर में तो उसका एम्पलीट्यूड चेंज करने के लिए कोई बात भी तो नहीं है ना, या कोई वो ऐसी चीज़ भी तो नहीं है जो उसके एम्पलीट्यूड को चेंज करेगी। कोई रिटार्डेशन नहीं है ना, एम्पलीट्यूड बेसिकली उस वेव की रिटार्डेशन है। वेव को कोई रिटार्डेशन फिर फील नहीं इसका होती। 2 और 3 होगा आई थिंक। हाँ ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका ठीक है। ओके क्वेश्चन नंबर 15 जो है, पर्सन यूजेस फोर्स 30 न्यूटन लिफ्ट्स अ 1 kg बॉक्स विद लीवर 2.5 मीटर लॉन्ग, द डिस्टेंस फ्रॉम द, हाँ अच्छा ठीक है, ये टॉर्क वाला क्वेश्चन है कि टॉर्क किसके किसके बराबर होगी आपके पास, वेट इनटू लेंथ के बराबर हो जाएगी। ठीक है, यानी कि आर क्रॉस है फोर्स मल्टीप्लाई बाय 2.4 मस्ट बी इक्वल टू फोर्स। इसकी अगर आप डायग्राम में आपके सामने बना नहीं सकता क्योंकि मुझे एनोटेट का ऑप्शन नहीं शो हो रहा इसके लिए, तो एक मिनट में इसकी चलिए इसका फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ कि
अभी भी नहीं हो रहा ये। एक मिनट मैं स्क्रीन पे शो कर देता हूँ ताकि फिर वाइट बोर्ड पे शो कर देता हूँ और आप फिर दोबारा से स्क्रीन शेयर कर लीजिएगा। स्क्रीन ये ठीक है। वाइट बोर्ड नज़र आ रहा है आप लोगों को? हाँ बिल्कुल। जी नजर आ रहा है। ठीक है, ये देखें जिस तरह ये फलक्रम दरमियान में जिस तरह वेज पड़ा हुआ है ना, तो अब फोर्स कहाँ पे लगा रहे हैं? यहाँ पे लगा रहे हैं। और जो 2.4 उसकी लेंथ है वो भी गिवन है, और वेट कहाँ पे पड़ा हुआ है? वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से ये फोर्स मल्टीप्लाई बाय ये वाला डिस्टेंस बराबर होना चाहिए mg मल्टीप्लाई बाय ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, आपने ये वाला डिस्टेंस निकालना है r, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? r इज इक्वल टू हो जाएगा f इंटू एल डिवाइडेड बाय mg। ये फार्मूला आप लगाएंगे तो इसकी आप निकाल लेंगे मोमेंट आर्म जो आपने फाइंड करना है। ठीक है, फोर्स पे इसमें आर कौन से वाला डिस्टेंस है? ये वाला कि फलक्रम कितने डिस्टेंस के ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है, और एल जो इससे पहले है? हाँ जी, एल जो इसकी लेंथ है ना रॉड की, वो जो उसमें गिवन भी की हुई है, दी हुई है जो उसमें। ठीक है, आपने इसको सॉल्व किया हुआ है? नहीं, सॉल्व भी मैंने किया हुआ, वैसे ही मेरे सामने आ रहा है, तो मैं भी जो चीज़ आ रही है मेरे सामने मैं उसको सॉल्व कर रहा हूँ। अभी देख लेना इसके आंसर्स में, अगर दोबारा आ जाए एफ इंटू एल डिवाइड बाई एम जी करके देखें क्या आंसर आता है। कि मेरे ख्याल से इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से, अगर कोई कर लेता है तो। कैलकुलेटर है किसी के पास? जी आप स्क्रीन पे शेयर करें ताकि हम अभी कर लें इसको। डाटा हमारे सामने हो तो हम अभी कर लेते हैं। थोड़ा सा जूम कर दें। जी कौन सा था ये? हाँ, एफ इंटू 2.4 300 मल्टीप्लाई बाई 2.4 डिवाइड बाय 1200। यही होगा मेरा ख्याल है, क्योंकि इसका आंसर उससे मैचिंग लग रहा है। कैलकुलेट कर रहा है कोई? 300 मल्टीप्लाई बाय 2.5 डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करना है? 8 इसका आ रहा है 6.25 मीटर। ये 2.4 है हमदा भैया, 2.5 लगाएगी। जी 2.4 लेंथ 2.4 है। 2.4 लगाइए, क्या मतलब? आपने 2.5 लगाया, आपने कहा कि 2.5। ओ सॉरी, मैं गलती कर गया उसमें। एक मिनट। 300 मल्टीप्लाई बाय 2.4 डिवाइडेड बाय, मैंने 25 लिख दिया एक्चुअली, 1200। मैं भी हैरान था कि इतना बड़ा आंसर कैसे आ गया। तो इसका आंसर आ रहा है 6.6 मीटर। 0.6 आ रहा है। 2.5 इसकी टोटल लेंथ की लीवर हाँ
ठीक है। इसका मतलब 2.4 टोटल लेंथ नहीं है, इसी में से हमने वो लेंथ फाइंड करनी है। 2.4 टोटल है। ओके ठीक है, मिस्टेक हो गई हमसे। मैं इसको दोबारा से आपको बोर्ड पे शो करता हूँ। ठीक है राइट। हम इसको यूँ कर लेते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास ये है और ये हमारे पास मैथ पड़ा हुआ है और यहाँ पे फोर्स लग रही है उसके ऊपर। ठीक है, अगर हम कह देते हैं कि ये वाली लेंथ x है तो ये वाली लेंथ होगी 2.4 माइनस। ठीक है, अब जो फार्मूला हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, f इंटू 2.4 माइनस एक्स इज इक्वल टू mg इंटू एक्स। इस फार्मूले से करें ये बिल्कुल ठीक आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ ये ठीक होगा। ठीक है, ये फार्मूला नोट कर लें और अगर कोई सॉल्व कर सकता है तो उसको सॉल्व कर लें, इससे बिल्कुल ठीक आंसर आ जाएगा। अब हमारी मिस्टेक क्लियर होगी। एग्री करें बाकी लोग भी? ठीक है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। जी ठीक है, ये वाला आप नेक्स्ट पे चले। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन शो कर दीजिए। इसको स्टॉप कर दूँ। जी ये क्वेश्चन नंबर 16 तो हमने वो पहली क्लास में भी किया था, ये तो वही क्वेश्चन है। और इसका फार्मूला जो हमने यूज़ किया था कि 80 माइनस 30 इज इक्वल टू 10 लॉग I1 डिवाइड बाई I2। तो I1 डिवाइड बाई I2 की हमने वैल्यू फाइंड करनी थी इसमें, जो कि 10 टू द पावर 5 आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट वाटर फॉल्स एट द बॉटम ऑफ टैंक एट स्पीड दिस द हाइट ऑफ वाटर। हाँ जी, इसमें हम इसको लगाएंगे कन्वर्जन ऑफ एनर्जी को कि हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच। वो फार्मूला लगाएंगे, एम दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2g आंसर आ जाएगा। वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2g अगर करें तो वेलोसिटी कितनी है 20, 400 डिवाइड बाई 20 तो 20 फीट इसका आंसर आ जाएगा। ए आंसर है इसका। वो हमदान भाई वो 15 वाले क्वेश्चन में मैंने सॉल्व किया, 49 सेंटीमीटर आंसर आता है उस फार्मूले के हाँ तहत। ठीक है, तो बी ऑप्शन है उसका 15। बी ऑप्शन डी। ठीक है, 17 वाला क्वेश्चन में मुझे डाउट है थोड़ा सा कि हमें बर्नौली इक्वेशन तो नहीं यूज़ करनी चाहिए, तो मेरा जो है वो बस यही है कि हमें नहीं करनी पड़ेगी और ये कन्वर्जन ऑफ एनर्जी से हो जाएगा। अगर आप में से कोई समझता है कोई और आंसर है तो वो बता दें मुझे। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अब ठीक आ रही है? जी अब ठीक है। अच्छा, इसमें ना आपने फार्मूला बिल्कुल ठीक बताया है, लेकिन इसमें हमने जी की वैल्यू डिफरेंट पुट करनी है। क्या? जी की वैल्यू आप पुट करेंगे 32.2 फीट पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, जो क्योंकि हमारे पास ओके ओके ओके, स्पीड आई पर गॉट इट। सेकंड में है। हाँ जी, ये मीटर पर सेकंड में हम नहीं पुट कर सकते। ठीक है, सही है। तो फिर उससे क्या जी आंसर आ जाएगा? आई थिंक 12.5 आ जाएगा। स्क्रीन को क्या हो गया? जी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलें, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलें। नेटवर्क ऑफ थ्री, हाँ ये ठीक है। ये क्वेश्चन बड़ी डिटेल से हमने पहले डिस्कस किया अभी क्लास में। आपने इसमें ये बताना है कि 5 ओम के आपके पास 3 रजिस्टर्स हैं, तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाएं तो इन 4 में से कौन सा ऑप्शन उसका आंसर कभी भी नहीं होगा इक्विवेलेंट रजिस्टर में।
तो अगर आप इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स के उसमें लें सीरीज में तीनों को कनेक्ट करें तो सीरीज में उन तीनों का आंसर 15 ओम आ जाएगा। पैरेलल में करें तीनों को तो पैरेलल में 1.67 आ जाएगा। और अगर दो को उसमें करें सीरीज में करें और एक को पैरेलल में करें तो 7.5 आ जाएगा। लेकिन 2.5 ऐसा है जो किसी भी कॉम्बिनेशन में आंसर नहीं आता, तो 2.5 इसका आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19, इसको अगर कोई एक्सप्लेन कर सके तो। अगर क्वेश्चन 19 किसी को आता है तो प्लीज इसका आंसर बता दे हमें। मेरा जो गैस है वो तो ऑप्शन ए होना चाहिए कि जो वोल्टेज है, लेट्स पुट वोल्टेज डिफरेंस होता है ना, एक एंड पे अगर 10 वोल्ट्स है और जी। दूसरे एंड पे 0 है, ठीक है, लेट्स सपोज जो है वो नेगेटिव पे 10 है और पॉजिटिव पे 0 है, तो फिर इस वेरिएशन के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी करनी चाहिए। और ये ग्रेडियंट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल का ग्रेडियंट होता है, तो उस ग्रेडियंट के लिहाज से जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है वहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए, और जहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होना चाहिए। इस लॉजिक से मैं समझता हूँ कि ये आंसर है, लेकिन मैं ये अपने पूरे यकीन के साथ ये चीज़ नहीं कह सकता। ये फार्मूला आप लिख देंगे जो कह रहे हैं अभी ग्रेडियंट हो जे। इक्वल टू नेगेटिव, वो जो सेकेंड ईयर की बुक में भी है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू माइनस पार्शियल वी ओवर पार्शियल टी, साथ में कुछ कॉन्स्टेंट्स भी आते हैं सेकेंड ईयर की बुक में। अगर आप वो पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला थर्ड चैप्टर में आई थिंक या फोर्थ में, थर्ड में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला, बल्कि पहले चैप्टर में ये, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला टॉपिक देख लेना अगर आप, तो उसके अंदर ये मौजूद है। मुझे एग्जैक्ट उसका फार्मूला याद नहीं है, लेकिन उसका जो ग्रेडियंट चेंज वाला है ना, इज इक्वल टू माइनस पार्शियल टी और पार्शियल टी, उस चीज़ से ये चीज़ मैं कह सकता हूँ कि इसमें जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी वहाँ पे पोटेंशियल 0 होगा, और जहाँ पे पोटेंशियल मैक्सिमम होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। तो वहाँ से इसका बिहेवियर नज़र आ रहा है। बाकी वेरिंग और 0 और 2 वी ओवर एम वाला नहीं, मेरा ख्याल है कि नहीं आ सकता। ठीक है, इसका मेरे ख्याल से भी किसी और को कंफर्म नहीं है, तो हम नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन बिकम गुड मैग्नेट्स। अब इसमें से डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन सा है? कोबाल्ट है, निकल है, ये चीज़ चेक कर लीजिएगा। मुझे फेरो आयरन तो फेरोमैग्नेटिक होता है, और बाकी ये टेक्स्ट उसमें बुक में होगा, वो चीज़ चेक कर सकते हैं आप वहाँ से, या गूगल से भी पता चल सकता है इसका सिंपल सा। डायमैग्नेटिक वो होते हैं जो अच्छी तरह से मैग्नेट नहीं बन सकते, फेरो बल्कि बन ही नहीं सकते। फेरोमैग्नेटिक होते हैं जो अच्छे मैग्नेट्स होते हैं, और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जो थोड़े टाइम के लिए अगर आप उनको रखें मैग्नेटिक फील्ड में तो थोड़े टाइम के लिए मैग्नेटाइज हो जाते हैं, दोबारा वो डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इसका हमें प्रॉब्लम आ रही थी कि एच ओवर लेमडा होता है ना, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का जो फार्मूला होता है मोमेंटम का, P इज इक्वल टू एच ओवर लेमडा होता है, और वो इनमें से किसी भी कोई भी ऑप्शन इसमें मौजूद नहीं है। अच्छा, अगर लेमडा को आप जो लेमडा होता है ना, C/F होता है ना लेमडा, जी जी, वो कौन सा फार्मूला होता है? न्यू इज इक्वल टू E इज इक्वल टू सी ओवर F लेमडा होता है, और इक्वल टू लेमडा सी जो ओवर है हमारे पास C/F। ये स्क्रीन ऑफ हो गया है क्या? नजर नहीं आ रहा। स्क्रीन शेयर कर से दरख्वास्त करेंगे कि वो इसको ठीक कर दें। शायद उनका कनेक्शन का कोई प्रॉब्लम आ गया वो लीव करके। हाँ अच्छा जी, हमारे पास जो ऑप्शन सी, वो मेरा ख्याल है मैं आपके सामने अभी इस पे लिख देता हूँ 4 ऑप्शंस, फिर हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं जब तक हमारा वो इशू रिजॉल्व नहीं होता। एक ऑप्शन थी एच सी ओवर वी, एक ऑप्शन थी एच वी ओवर सी, एक एच सी ओवर लेमडा, और एक एच लेमडा ओवर सी। लेकिन जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का जो फार्मूला होता है इज इक्वल टू एच ओवर लेमडा होता है। ये तो इनमें से किसी पे भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा। आप जो चीज़ कह रही हैं वो, अगर हाँ इसको न्यू के तौर पे ट्रीट करें अगर हम, तो न्यू क्या होती है फ्रीक्वेंसी, एफ इज इक्वल वी इज इक्वल टू एफ लेमडा से, तो
v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, न्यू इज इक्वल टू, नहीं ये भी नहीं, लैम्डा सी ओवर लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी ओवर न्यू, तो ये पी इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू सी ओवर न्यू। इसका फार्मूला ये होगा कि H/mv होगा ना। अब वो नहीं हो सकता ना, ये जो रिलेटिविस्टिक फार्मूला है वो हमने यूज़ करना है। अगर ये फ्रीक्वेंसी है, ये वेलोसिटी नहीं है उसमें, अगर ये फ्रीक्वेंसी है तो फिर ये उसका फार्मूला हो सकता है, पी इज इक्वल टू एच न्यू ओवर सी। तो वो उसमें अच्छी तरह से देखें पिक्चर में। मुझे तो पहले वो वेलोसिटी लग रहा था, लेकिन अब एक हिंट से पता चला कि ये भी हो सकता है। ये मुझे लगता है कि ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ये वेलोसिटी नहीं है। अच्छा, फिर तो ये इसका आंसर है। ये ऑप्शन ए नहीं आता। अच्छा आप जरा लेमडा की वैल्यू दोबारा पुट करें यहाँ पे, p इज इक्वल टू h बाई लेमडा जो है। एक मिनट, हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या होती है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है ना। v इज इक्वल टू f लेमडा सॉरी, या c। हाँ, तो अगर हम इसमें पुट कर लें c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल हम्म टू सी ओवर न्यू हो जाएगा। हम्म तो ये वाली इसकी वैल्यू अगर हम पुट करें तो p इज इक्वल टू मोमेंटम वाले एच में। ओवर लैम्डा, तो ये क्या हो हम्म जाएगा, h न्यू ओवर c हो जाएगा। जी अ, ठीक है, ये फिर ऑप्शन ए बनता है या ऑप्शन बी बनता है? ऑप्शन बी है, ऑप्शन ए बनता है। नहीं नहीं, ए है, हमदान बोल रहा ए होगा, जो भी है उसके ठीक अंदर है। हम देख लें। अच्छा चलें, दो कोई और अब स्क्रीन शेयर कर दें ताकि हम बाकी अगर हो गया कंप्लीट या बाकी रहते हैं अभी। है। ये तो कंप्लीट हो गया। दूसरी पिक्चर वाले करने चलें, दूसरी पिक्चर ओपन कर लें, ये तो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अच्छा शुएब भाई, आप मौजूद हैं तो एक चीज़ अभी जो मैं सोच रहा था वो हम कल से कर लिया करें कि कोई बंदा जिसने पहले जूम मीटिंग्स स्टार्ट नहीं की ना, तो उसको स्टार्ट वाली 4 मीटिंग्स के लिए कम से कम एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है, यानी 40 मिनट्स में वो एंड नहीं होती। तो फिर हम कल से यूँ कर लिया करेंगे कि मीटिंग के लिए कोई आपके अलावा कोई बंदा इनवाइट कर दिया करे, और उसके बाद फिर आप उससे जो है ना, उसके बाद वो आपको होस्ट बना दिया करे, ताकि हमारा वो जो 40 मिनट्स वाला प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाए और हम एक ही मीटिंग के अंदर सारा उसको डिस्कस कर लिया करें। अच्छा आप ये चीज कल डिस्कस कर लेना, अभी वो मीटिंग में नहीं है। जी ये शुएब मौजूद है अभी मीटिंग में। ठीक है फिर जी काइंडली स्क्रीन में दूसरा जो है वो शेयर कर दें ताकि हम जल्दी से उसको भी कर लें जो चीज़ें रह गई हैं। अच्छा आपने इसके अलावा 2013 के अलावा पेपर सॉल्व किए हुए, पास्ट पेपर? मैंने एक्चुअली कोई भी पास पेपर नहीं सॉल्व किए हुए, ये भी मेरे सामने आ गया और बाकी सारे कह रहे थे कि कर दें, क्योंकि वो जो पहले सॉल्व करवा रहे थे वो उनका शायद कोई इशू आ गया था, तो फिर मैं विदाउट सॉल्व किए हुए ये करा रहा हूँ आप सबको। ठीक है। अच्छा आपका फिजिक्स सब्जेक्टिव है ना, हमें तो पहले सारा प्रिपेयर करना पड़ता है तो। हाँ जी, मेरा ये सब्जेक्टिव है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 22 में जो फार्मूलाज आप यूज़ कर सकते हैं वो क्या है, पी इज इक्वल टू आई स्केयर आर और पी इज इक्वल टू पी स्केयर डिवाइड बाई आर, ये दो फार्मूलाज यूज़ हो सकते हैं। तो इसके लिए आप जो ट्रिक यूज़ करेंगे इसके अंदर, वो ट्रिक ये होगी कि अब ये तीनों सेम चीज़ें हैं, सेम रेजिस्टेंसेस हैं आपके पास, 12 ओम, 12 ओम और फिर ये 12 ओम, और ये 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। ठीक है, आप इसके अंदर एक ट्रिक यूज़ कर लें कि आप ये दोनों सीरीज़ में आप इन दोनों को ऐड करके 24 बना लें। तो ये 24 की रेजिस्टेंस लगी हुई है, इसको आप 12 बना लें और ये आपके पास 12 ओम की बैटरी लगी हुई है। ठीक है, अब आपने बजाय ये कि तीनों की अलग-अलग से ये कैलकुलेट करें, अब आपको पता है जब पैरेलल में होते हैं तो वोल्टेज दोनों के अक्रॉस सेम होता है, जितना वोल्टेज इसके अक्रॉस आ रहा है उतना ही वोल्टेज इसके अक्रॉस आ रहा है। ठीक है, तो आप इसके अक्रॉस वोल्टेज फाइंड कर लें, वोल्टेज कितना, सॉरी पावर डिसिपेशन फाइंड कर लें इस फार्मूले से, P इज इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइड बाय आर।
वी स्केयर डिवाइड बाय आर करेंगे तो वी की वैल्यू क्या है 12 है, तो 144 डिवाइडेड बाय 12, तो इसका आंसर 12 आ जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन बी था हमारे पास, रिमूव कर दो इसको अगर कोई चीज़ नहीं पूछनी आप लोगों ने तो। ये समझ आ गई। ठीक है, अगर आपने जो ऑप्शन बी था इसका, ऑप्शन बी जो था इसका, वो हमारे पास क्या है कि सी वाले में 12 वोल्ट का रेजिस्टेंस है, 12 वोल्ट का रेजिस्टेंस सी में है, और अच्छा ये तो ए और बी दोनों में है, तो हम उसका फाइंड कर लेते हैं जो ए और बी में कितना आ रहा था। ए भी 12 वोल्ट है और बी भी 12 वोल्ट है, तो अच्छा अब उनमें करंट सेम है दोनों में, उसका कैसे निकालेंगे हम? ठीक है, उसमें हम देख लेते हैं कि एक में अगर डिसिपेशन हो रही है, टोटल 24 था ना, तो 24 से डिवाइड करेंगे जब हम 144 को, तो आंसर क्या आएगा? जो भी डिसिपेटेड आएगी आपको 2 से डिवाइड कर देंगे तो उसमें आंसर आपको मिल जाएगा, या उसके लिए फार्मूला लगा लें I इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तीनों के लिए सेम तो नहीं हो सकता, 18 वोल्ट भी नहीं हो सकता और 12 वोल्ट भी तीनों के लिए सेम नहीं होता, तो ए और बी में से कोई इसका आंसर होगा। ऑप्शन बी है मेरे ख्याल से। मेरे ख्याल से भी ऑप्शन बी है, लेकिन आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा। ये हमदान कौन सा क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 22। 22 बी ठीक है। यहाँ सी पे सी आई है। स्क्वायर आर का लगेगा प्रॉब्लम। सी की हमने फाइंड कर ली, ए और बी की हम फाइंड कर रहे हैं बस, उसके लिए आप आई स्क्वायर आर भी लगा, हाँ आई स्क्वायर आर लगा लें क्योंकि उसमें दोनों में सेम है ना, तो करंट दोनों रेजिस्टेंस। उस सीरीज में आ जाएगा ना, सीरीज में। हाँ ठीक है, ए और बी की आई स्क्वायर आर लगा के आप आई स्क्वायर आर लगा के आप फाइंड कर लें। क्वेश्चन नंबर 23 है 2 किलोवाट हीटर इज यूज। हाँ जी, इसमें बस आपने इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, 5 मल्टीप्लाई बाय 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 30, क्योंकि 30 दिन वो हीटर चल रहा है ना। एक दिन का डाटा उसने बता दिया, उसकी पावर 2 किलोवाट थी, उसको पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया 2.5 आवर से। इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं क्योंकि किलोवाट आवर में उसका रेट गिवन है। ठीक है, वाट से भी इसको कन्वर्ट करने, किलो को भी उसे भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं क्योंकि किलोवाट आवर में आंसर है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2.5 5 हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, एक दिन का आ गया 25, एक दिन की कॉस्ट आ गई 25 रुपीज़, और 30 डेज़ की आप 30 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 के साथ, 25 के साथ, तो आपको आंसर 750 मिल जाएगा। ए इसका आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि 4 कैपेसिटर्स हैं वो सीरीज में लगे हुए हैं आपके पास, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की हमेशा C1 से कम ही आएगी। एक मिनट, C1 इज लेस देन C2 इज लेस देन C3, ये ऑर्डर मैंने पहले सॉल्व करते हुए नहीं देखा इसका गौर से, इनका ऑर्डर गिवन है कि C1 सबसे कम है। अब इसका अगर आप फार्मूला देखें तो 1/C1, एक मिनट इसमें एनोटेट का ऑप्शन मुझे मिलेगा, लेट मी चेक। हाँ जी इसमें है, इसको हम फिर यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/C इक्विवेलेंट is equal to 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3 plus 1/C4 आ रहा है। ये वैसे मेरा ख्याल है कि 10th की बुक का एक न्यूमेरिकल है, आई थिंक से, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। अच्छा, अब सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगी? C1 सबसे छोटा है और C4 सबसे बड़ा है। ये जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? C1 C2 C3 C4 डिवाइडेड बाय C1 C2 C3 प्लस C1, ये तो इसको काफ़ी सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, प्लस C3 C2 C3 C4 प्लस, तो ये कैसे हो सकता है? मेरा ख्याल है कि कोई आसान तरीका है किसी के जहन में, उसको ये कर लेते हैं 1/C इक्विवेलेंट सोच लेते हैं इसको, 1/C1 इंट्यूटिवली प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4 है ना, तो 1/C1 सबसे ग्रेटर होगा, उससे छोटा C2 वाला होगा, उससे छोटा C3 वाला,
यानी कि इन दोनों का सम इन दोनों के सम के बराबर होगा नियरली। अगर आप इसको रिवर्स कर दें, चलें इसको हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इसको 1 2 3 4 ले लें, 1 2 3 और 4, इन चारों कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस ले सकते हैं। ये हमारे इसको होल्ड कर रही है ना, तो 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। ये ट्रिक्स आप भी अपने पेपर में अप्लाई कर सकते हैं जल्दी से उसको सॉल्व करने के लिए। तो ये क्या बन रहा है? ऐसा नहीं होता कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो सबसे कम कैपेसिटेंस होती है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी जो है उससे कम होती है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट कैपेसिटेंस इन सीरीज। मैंने शायद नहीं पढ़ा था ऐसा। चलें इसको भी देख लेते हैं ना। 0.33 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा? 0.25। ऑप्शन सी। तो ये सारे मिला के भी इससे कम आ रहे हैं। 1 कितना बन जाएगा? ये नियरली 2 बन जाएगा। ये 2.5 तकरीबन बनेगा सर। 2.5 नहीं, 2.5 नहीं बनेगा, ये 2 से ऊपर जाएगा। नहीं से 2 से तो आगे जाएगा, 3 से कम होगा। C2 C3 के 2.13 आ रहा है मेरा ख्याल है। अब इसका रेसिप्रोकल करें तो C2 छोटा आ रहा है ना। हाँ तो ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये 2 पॉइंट क्या चीज आ रही है? 2 पॉइंट ये 1/C इक्विवेलेंट आ रहा है 2.13 ये साथ इसको हाँ अभी ये 1 बाय C आ रहा है। 1 करें। 1/C इक्विवेलेंट आ रहा है ना। इसको जब रिवर्स करेंगे तो ये 1 से छोटा नंबर आएगा डेफिनेटली। तो बिल्कुल ठीक है कि ये लेस देन C1 आएगा। तो वो रूल अब हम ध्यान में रखते हैं जो भी किसी ने बोला था कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब कैपेसिटर्स पैरेलल में लगे हों तो सबसे छोटे कैपेसिटर से हमेशा कम ही आती है सीरीज पैरेलल सीरीज में। सीरीज में। पैरेलल में तो अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो वो जिस तरह से होता है ना आर इक्विवेलेंट जो सबसे छोटी रेजिस्टेंस से भी कम होती है। हाँ जी तो जो कैपेसिटर सीरीज में आते हैं उनको और रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो उनको हम एक ही तरीके से सॉल्व करते हैं। तो बिल्कुल। इनका ये होता है कि जो सबसे छोटा कैपेसिटर या रेजिस्टर होता है उससे कम वैल्यू होती है आर इक्विवेलेंट या सी इक्विवेलेंट की। इसका ऑप्शन फिर सी हो जाएगा। ठीक है, बाकी 25 से तो आप सब मौजूद थे आई थिंक। जो ठीक है। ठीक है चलो। हाँ ठीक है, थैंक यू। अच्छा, एक शोएब आप भी मौजूद हैं। वो जो क्वेश्चन हमारा रह गया था ना पहली मीटिंग में, उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। रिजॉल्विंग पावर वाला वो फार्मूला जो था ना, रिजॉल्विंग पावर का नहीं था, वो थीटा का था। अब इस चीज़ को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ आपके सामने कि जो था ना रिजॉल्विंग पावर होती क्या। रिजॉल्विंग पावर ये होती है कि लेट्स सपोज अगर आपके पास मौजूद है ये दो ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं और आपने एक लेंस लगा के इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है कि इन दोनों के दरम्यान में कितना फासला है। तो वो आप इस थीटा की मदद से करते हैं कि कितना एंगल बन रहा है ऊपर टेलीस्कोप पे या लेंस पे इन दोनों की वजह से। ठीक है, तो जो इसका फार्मूला बनता है ना वो थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा डिवाइड बाई डी बनता है। ठीक है, तो डी क्या है? ये उसका डायमीटर है। डी ज़्यादा होगा तो थीटा कम होगा। ठीक है, दैट मीन्स कि वो थीटा कम वाले जो हैं यानी कि ये थीटा कम है तो मतलब ये कि ये स्मॉल आ गया ना। दो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को भी डिस्टिंग्विश कर सकता है जो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पास है। ठीक है, तो उस फार्मूले की रियल सेंस ये वाली थी। ये चीज़ सामने आई थी कि डी ज़्यादा है तो फिर थीटा को कम होना चाहिए। ये इस तरह से नहीं है। थीटा कम होने का मतलब ये है कि वो ऑब्जेक्ट ज़्यादा पास थे और उस लेंस ने उनको डिफ्रेंशिएट किया है। ठीक है, तो ज़्यादा पास वाले लेंस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए फिर डी की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है। तो ये बात नहीं समझ यहाँ आ। पे थीटा जो है वो एंगल शो नहीं कर रहा थीटा एंगल है ना, ये एंगल ये वाला है। एंगल कम होगा, ठीक है ओके। एंगल तो यानी पावर का मतलब डायरेक्ट रिलेशन। वो पावर उस तरह से नहीं है। पावर का डायरेक्ट फार्मूला नहीं है। उस पावर का ये मतलब है पावर टू रिजॉल्व टू डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स जो कि एक दूसरे के पास हैं। फॉर एग्जांपल एक टेलीस्कोप है, वो 2 मीटर के डिस्टेंस से जो ऑब्जेक्ट हैं, या एंगल की बात करें तो 10 डिग्री जिन दोनों के दरम्यान में एंगल सबटेंड हो रहा है उन ऑब्जेक्ट्स को डिफ्रेंशिएट कर सकती है। एक टेलीस्कोप है जो 20 डिग्री वालों को डिफ्रेंशिएट कर सकती है। तो 20 डिग्री वाले की रिजॉल्विंग पावर कम है और 10 डिग्री वाले की रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा है। इसका ये मतलब ले लें कि जिसका जितना थीटा कम बनेगा उसकी उतनी रिजॉल्विंग पावर कम होती चली जाएगी। और सॉरी, जितना कम होगा उतनी रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होगी और जितना थीटा ज़्यादा होगा उतनी रिजॉल्विंग पावर कम होगी। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को? जी ये वहाँ पे ठीक है। चलें ठीक है जी जी, करें बात। आप क्या कर रहे थे?
मैं ये कह रहा था वहां पे लिखा होता है कि डायमीटर जो है ना वो इंक्रीज होता है, जब डायमीटर इंक्रीज होता है तो फिर पावर पे क्या इफेक्ट होता है? डायमीटर इंक्रीज नहीं, करेंगे तो थीटा डिक्रीज होगा, थीटा डिक्रीज होगा तो वो थी पावर ज़्यादा होगी। आप यूँ कर लें कि पावर का इन्वर्स रिलेशन है थीटा के साथ, ठीक है। यहाँ से लेकिन मेरा ख्याल है वहां पे, चले ठीक है इसको मैं देख लेता हूँ। ठीक है ओके। अच्छा इसको रिकॉर्डिंग आपने की है हमदान? हाँ जी बिल्कुल ठीक है, चले आइए आप उस पर अपलोड कर दीजिएगा गूगल क्लास में। ठीक है चले सही है, ठीक है ओके, अल्लाह हाफिज़। बाकी फिर कल जो है वो नेक्स्ट पे प्रेजेंट कर लेंगे। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़।